you all on Creative Edge classes. तो आज का जो टॉपिक है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेन डायग्राम्स। एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नाटा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। खासतौर पर अगर आप जब यूसीट की बात करते हैं तो वहां इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आप नाटा वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और हर बार की तरह हम इस टॉपिक को भी बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस बार का जो बेसिक होगा हम यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। हर बार हम पहले बेस समझ रहे होते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं बेसिक एक क्वेश्चन ही मैंने लिया जो बहुत ही बेसिक सा है और आपको अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि कैसे यहाँ पर चीजों को देखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आपको देखा क्या दिया क्या क्या गया है। आपके पास तीन फिगर है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है एंड देन यू हैव अ रेक्टेंगल। अब इनके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राइंगल के अंदर देखूं तो ट्राइंगल के अंदर जो नंबर लिखा है वो 10, 5, 4, 9। तो ट्राइंगल के अंदर ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो है 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमें ये समझना होगा। सो मुझे अगर ये बात समझने ये देखना है तो ये ना कि आपको जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को। तो ये सर ये 10, 5, 4, 9 ये क्या मतलब रखते हैं, समझाऊंगा, सारी चीजों को समझाऊंगा। तो ट्राइंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर को और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर्स को। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं जहां पर अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 को मैं बोलूंगा दीज 10 पीपल आर ओनली टीचर्स। ये आपके सिर्फ टीचर्स हैं, मतलब ओनली टीचर्स मतलब। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आप इस 9 को देखो तो ये दीज 9 पीपल आर नॉट ओनली टीचर्स, दे आर नॉट ओनली टीचर्स बट सिंगर्स एज वेल। ये लोग सिंगर्स भी हैं, ये लोग सिंगर्स भी हैं। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 9 इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टीचर्स आर नाइदर प्लेयर्स नॉर सिंगर्स। तो इसका जवाब आप लोगों ने लगा लिया, पता लगा लिया होगा, इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग दोस टीचर्स हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर सिंगर्स। दैट मीन्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ओनली दोस पीपल हु आर टीचर्स। तो ऐसे तो 10 लोग हैं मेरे पास। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 10। द क्वेश्चन वुड बी आस्किंग हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर टीचर, सिंगर एंड प्लेयर्स। तो ऐसे कितने लोग हैं जो टीचर, सिंगर और प्लेयर तीनों हैं? तो ऐसे सिर्फ 4 ही लोग हैं, जो सर्कल के अंदर भी है, जो रेक्टेंगल के अंदर भी है और जो ट्राइंगल के अंदर भी है। समझ आया सभी को? ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट सर्कल, करप्ट रिप्रेजेंट ट्राइंगल एंड पोएट रिप्रेजेंट्स स्क्वायर एंड मैरिड रिप्रेजेंट्स रेक्टेंगल। यानी कि आपके पास 5 लोग हैं। पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, corrupt people represented by triangle, poet represented by square, and then married people represented by rectangle। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? द एरिया रिप्रेजेंटिंग मैरिड पुलिस ऑफिसर्स हु आर नॉट करप्ट। फिर से पढ़ेंगे एक बार, क्या पूछ रहा है? द एरिया रिप्रेजेंटिंग मैरिड पुलिस ऑफिसर हु आर नॉट करप्ट। अब कैसे करेंगे? मैरिड देखो, कौन मैरिड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल, यानी कि ये वाला जो है ये हमें पहले एक रेक्टेंगल को ढूंढना है। ठीक है, फिर पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मतलब हमें एक सर्कल को भी ढूंढना है। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल। कहाँ है रेक्टेंगल और सर्कल? तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे गया होगा आपका, एंड दिस इज योर सर्कल। ठीक है, सो दीज आर, ठीक है, आपके ये मैरिड पीपल हैं एंड देन वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमें बताना है हु आर नॉट करप्ट। हु आर नॉट करप्ट मतलब, करप्ट मतलब ट्राइंगल, करप्ट मतलब ट्राइंगल। तो मुझे तो ट्राइंगल के बाहर वाले लोग चाहिए, दैट मीन्स हु आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, that means I need to focus circle and rectangle at the same time. Now let me use the highlighter. I need to focus on this part, but at the same time, my dear people, I should always be thinking of those who are not corrupt. Those who are not corrupt. अब not corrupt मतलब वो those who do not belong to triangle. Those who do not belong to triangle, तो ऐसे तो मेरे पास सिर्फ यही पर्सन है। सबको समझ आया? How did I find that?
ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले वाले देखते हैं। तो इन द प्रीवियस टू क्वेश्चंस बेसिक थे, बेस बनाने के लिए थे। अब आपको थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पिछले से ज्यादा लेवल वाले, बहुत ज्यादा लेवल वाले भी नहीं है, पिछले क्वेश्चन से थोड़े ज्यादा लेवल वाले। क्या बोला गया? इन अ ग्रुप ऑफ 52 पीपल पर्सन 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी? नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम? यू हैव टू काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर ड्रिंकिंग टी एंड दोज हु आर ड्रिंकिंग कॉफी। ठीक है, अब इनकी सब कैटेगरी आप बना सकते हो कि दोज हु आर नॉट ड्रिंकिंग टी, दोज हु आर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी। बट मेजर आपके पास दो ही सर्कल, यानी कि दो ही आपको डायग्राम बनाने। एक सर्कल आपका रिप्रेजेंट करेगा टी को और एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा कॉफी ड्रिंकर्स को। ये टी ड्रिंकर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफी ड्रिंकर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक रेक्टेंगल और बना लीजिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट दिस रेक्टेंगल शोइंग? Basically, this rectangle is, let us say, this rectangle is showing you the universal group. Universal means those who are living in the world of tea and coffee. नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ कि इसमें वो लोग भी तो होंगे ना, दोज हु ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफी, तो वो यहाँ आ जाएंगे इस वाले रीजन में। बट ऐसा डेटा है या नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। बट आपको क्लियर क्लैरिफाई करता हूँ, दिस इज द रीजन ए, दिस इज द रीजन बी, दिस इज द रीजन सी। रीजन ए को आप बोलते हैं, रीजन ए को आप बोलते हैं ओनली टी, दोज पीपल हु ड्रिंक ओनली टी। रीजन बी बोलते हो वो दोज पीपल हु ड्रिंक, और एक मैं इसको डी भी बोल देता हूँ, ये आपका रीजन डी है, हु ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी, दोज हु ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी। एंड देयर इज द थर्ड रीजन, दिस सी, हु बिलोंग हु ओनली कॉफी, दोज पीपल हु ड्रिंक ओनली कॉफी। एंड डी रीजन बिलोंग्स टू नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 52 पर्सन, दैट मींस दिस एंटायर रेक्टेंगल इज कंसिस्टिंग of 52 people, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी ए की वैल्यू आपको 16 दे रखी है। ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 16। 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 ड्रिंक टी, 33 लोग आपके जो है वो टी पी रहे हैं। अब यहां पर बी प्लस सी आपको कितना दे रखा है? वो आपको 33 दे रखा है। एम आई राइट? 52%, 16 टी बट नॉट कॉफी, ठीक है, एंड 33 ड्रिंक, एंड 33 ड्रिंक टी, कॉफी नहीं बच्चों, 33 ड्रिंक टी। तो शैल आई से कि पूरा अगर ये 33 है, अगर ये पूरा 33 है जैसा कि हमको बोला गया, एंड 33 ड्रिंक टी, तो शैल आई से ये रीजन आपका 17 है, ये रीजन आपका 17 है, यानी कि ए प्लस बी मिलाकर ही तो टी बना है ना। आपका टी किससे मिलकर बना है? ए प्लस बी से मिलकर बना है। आपका कॉफी किससे मिलकर बना है? वो बी प्लस सी से मिलकर बना है। तो आपको टी आपको बोल दिया है 33 है और ये 16 है, तो ये 17 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब बी प्लस सी की बात करें, अगर बी प्लस सी की बात करें, कॉफी की अगर बात करें, तो यानी कि हम एक समझ रहे हैं ग्रुप में 52 पीपल है, 33 ये है, या यू कहो आपका जो ए प्लस बी प्लस सी है वो 52 होना चाहिए। आप बोलोगे सर डी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? डी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? दिस मस्ट बी द कॉमन क्वेश्चन। सो द रीजन आई डिड नॉट इंक्लूड डी, क्योंकि एज सच इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं गई है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु इज नाइदर ड्रिंकिंग टी नॉर कॉफी। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन नो सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस यू कैन स्किप दैट। बट फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है किसी क्वेश्चन में इसका यूज आ जाए, बट अभी यूज नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। सो ए प्लस बी प्लस सी इज 52, ए प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? ए प्लस बी आपका 33 हो जाएगा और सी की वैल्यू आपको 52 हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो 19 है। हमसे क्या, हमसे सी पूछा गया, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, यानी कि सी की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो वो 19 है इसका आंसर। आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
In an exam, 60% of the candidates passed in maths and 17% of the candidates passed in English and 10% candidates failed in both. Now, look at the question. There are 60, again, this question also has to be handled by Venn diagram only. There are two categories of people who are taking maths and those who are taking English test. ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपके दो ही सर्कल बनेंगे, मैथ्स और ये इंग्लिश. Now, what you need to focus on, 60% of the candidates passed in maths. Passed in maths. 70% candidates passed in English. And 10% candidates failed in both. यानी कि if I'm saying that, if the question is saying that 10% failed in both, shall I say if 10% failed in both? So shall I say 90% of the people are going to be there who are passed in at least any of them? 90% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पास हुए होंगे, ठीक है, passed in any one of them, any one of the subjects. जैसे सबको समझ आई है. If 10% people are failed in both, then 90% people of the people pass in any one of the subjects. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कैसे? ये वाली इन्फॉर्मेशन फेल को लेकर है, ये वाली इन्फॉर्मेशन फेल को लेकर, 10% फेल है वो, तो यहाँ पर भी आप फेल वाला डेटा ही निकालो. इन एन एग्जाम 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास, दैट मीन 40% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स, दैट मीन 40% ऑफ द पीपल फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है, एंड 70% ऑफ द पीपल पास इन इंग्लिश, दैट मीन 30% पास इन 30% फेल्ड इन 30% फेल्ड इन इंग्लिश. समझ आ रहा है सभी को? सो इस डायग्राम से आप देख सकते हो, ये आपके मैथ्स में फेल होने वाले बच्चे हैं, ये मैं फेल का डेटा बना रहा हूँ, ठीक है. पास वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, मैं फेल वाला बना रहा हूँ. ये मैथ्स है, उसके बाद ये इंग्लिश है, ठीक है. मैथ्स से ये इंग्लिश है. अब मैथ्स में आपके पास कितने हैं? 40%, यानी कि ये पूरा, ये वाला जो रीजन ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ए प्लस बी मिलाकर आपके पास 40% है, ठीक है. ए प्लस बी आपको 40%. मैं बी की बात करूँ, बी मीन फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट मतलब 10%, बी की वैल्यू 10 है, तो ये 10%, तो शेल आई से ये 30% होगा. आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ए प्लस 10% इज इक्वल टू 40, तो बी की, ए की जो वैल्यू आएगी, बी नहीं, ए की जो वैल्यू आएगी वो 30 आ जाएगी, ठीक है. ए की जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, तो ये 30 है, ये 10 है, और इसी तरह से ये जो हो जाएगा मेरा, ये 20% हो जाएगा. सबको समझ आ रहा है क्या अभी? Now, if 300 candidates passed in both the subjects, 300 candidates passed in both the subjects, इसको कैसे करेंगे? आप देखिए, आपके 30% यहाँ फेल हुए, 10% यहाँ फेल हुए और 20% यहाँ फेल हुए, यानी कि टोटल जो फेल हुए हैं, यानी कि दैट इज 30 प्लस 10 40 प्लस 2 60, दैट मीन्स देयर आर 60% स्टूडेंट्स. मैं इसको मिटा देता हूँ. देयर आर 60% स्टूडेंट्स हु आर फेल्ड इन 30 प्लस 10 प्लस 20, है ना, 3 2 5 और 6, हाँ. This is 60% of the students failed in at least one. ठीक है, क्या बोला गया? 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट. 60% बच्चे ऐसे जो कम से कम एक विषय में तो फेल हुए ही है. सो शैल आई से देयर मस्ट बी 40% पीपल, दैट इज 100 माइनस 60% पीपल
दैट इज दोज 40% पीपल हु आर पास इन बोथ सब्जेक्ट, जो कि पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? कैसे निकाला मैंने? यू कैन सी दैट 60% ऑफ पीपल आर फेलिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। आपको मैं अब देखो यहां पर वो रेक्टेंगल का यूज आएगा। दिस सर्कल बिलोंग्स टू दोज हु आर गेटिंग फेल्ड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स दिस सर्कल M is representing maths, failed in maths. Second circle representing failed in English. Outside this matrix, these are the students who are not failed in either maths or English. That means they are passed in both of them. शशैला से ये वाला जो रीजन है, बाहर वाला जो रीजन है, वो एक्चुअल में आपका 40% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये अंदर वाला सर्कल तो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बाहर वाला 40% को रिप्रेजेंट करेगा। शशैला से ये जो 40% बच्चे हैं, जो कि दोनों हु आर पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट 40% of the total student passed in both the subject, and this is represented by 300. It is represented by 300 in our case, and it is equal to 300. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर I would say 40% of the total is 300, so that means 1%. That means now this 40 is going to go in the denominator. So 1% is going to be 300 by 40. That means 0 and 0 got cancelled. 2 2s are 2 15s are. So it is going to be 15 upon 2. This is 1%. Now I have to find out. I have to find out what I have to find out. The total number of candidates appeared in the exam. This is what I have to find out. So total कितने candidates होंगे? So that is going to be, if 1% is 15 by 2, that is all people. 100% is going to be 15 by 2 into 100. तो ये 750 आ जाएगा। ठीक है, या ये आपके पास 750 स्टूडेंट्स आर देयर हु अपीयर्ड इन द टेस्ट। समझ आया सभी को? ठीक है, चलिए अगले वाले पे देखते हैं। इन एन एग्जाम 49% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 36% फेल्ड इन हिंदी। अब ये देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, काफी हद तक वैसे ही क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये अब आपके लिए थोड़ा आसान पड़े, और अगर नहीं पड़ेगा तो डोंट वरी, जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया इस पर फोकस करिएगा, फिर ये आ जाएगा। इन एन एग्जाम 49% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश, तो यहाँ पर अगेन इंग्लिश है आपके पास, एंड 36% फेल्ड इन हिंदी। हिंदी है, तो दिस इज इंग्लिश, दिस इज हिंदी। ठीक है, और मैं ये रेक्टेंगल भी बना देता हूँ आपके सामने। 49% candidates failed in English and 36% failed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. 15% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि आप देखो 15% जो फेल होने वाले हैं वो दोनों सब्जेक्ट में, वो कितने हैं? ये है। नाउ इंग्लिश में total I can see that 49% are getting failed. That means this, if this is the region which is saying 15%, so shall I say कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो 49 माइनस 15 होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इंग्लिश रीजन है वो किससे मिलकर बना है? वो आपका ये ए वाला रीजन, ये बी और ये सी, वो ए प्लस बी से मिलकर बना है। इंग्लिश में यू हैव 49% फील्ड, सो ए की, और ए आई इज अननोन, बी की वैल्यू इज 15%, सो शैल आई से ए इज गोइंग टू बी 34%। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास होगी 34%। ठीक है, चलिए कहना कि ये 34% है, 34 प्लस 15, टोटल आपका इंग्लिश में 49% बच्चे फेल है। सिमिलरली अब अगर आप देखें कि ये पूरा हिंदी वाला 36% है, जिसमें से ये 15 है, तो शायद से ये 21% है, ये 21% है। यानी कि आप देखो कितने बच्चे आपके फेल हो रहे हैं, 34 प्लस 15 49 प्लस यहाँ पर ये आप ऐड करोगे कितना? 21। आपके पास जो फेल्ड स्टूडेंट्स है, फेल्ड इन एनी एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा मैं क्लियरली लिखूंगा, फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो वो आपके पास कितने हैं? 34 प्लस 15
प्लस 21, तो ये हो जाता है 34 प्लस 15 49, 49 प्लस 21 इज गोइंग टू बी 70%. So there are 70% students who are getting failed in at least one of the subjects out of Hindi and English. इसका एक और मतलब क्या हुआ? That means apart from these 17%, 70%, 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं. हाँ बिल्कुल सही सुना आपने. तो 70% तो किसी एक में तो फेल हो ही रहे हैं, यानी कि बाकी जो है वो सब पास हैं. और पास है यानी कि दोनों में पास है. दैट मीन्स therefore I would say 30% passed in both. 30% passed in both. क्या बोला गया? If the total number of candidates who passed in English alone is 630, लेकिन हमें तो इंग्लिश अलोन के बारे में बोला गया है. ठीक है, तो एक काम करते हैं. who passed in English alone, तो 30% बच्चे हमारे पास दोनों में, 30% दोनों में पास है. हाँ, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा. 49% बच्चे आपके पास इंग्लिश में अगर फेल है तो 51% इंग्लिश में पास होंगे, है ना? 51% people are passed in English. Now there are some students who are passed in Hindi as well. इसमें ऐसे ही बच्चे होंगे जो हिंदी में भी पास हुए होंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. ऐसे ही बच्चे होंगे ना जो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में पास हुए हैं, तो ऐसे. बट उस पर इंग्लिश की अगर बात करूं तो दैट इज 51%. और 30% आप देखें तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन हिंदी. सो शैल आई से जो ओनली इंग्लिश वाला जो रिजल्ट है, ओनली इंग्लिश वाला जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा? 51 में से, उस 51 में से जिसमें इंग्लिश का परसेंटेज है, आप इसमें से घटा देंगे 30% को जिसमें दोनों पास हुए हैं, तो ये हो जाएगा 21%. ये आपका हो जाएगा 21%. अगर अभी भी आपको ना समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपके सामने एक दूसरा तरीका बताता हूँ. जिनको ये तरीका समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी बात है, बट दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखो क्या बोला गया था. तुम्हारे 49% बच्चे जो थे इंग्लिश में फेल थे. उसके बाद हिंदी में कितने फेल थे हमारे पास? 36% ना. और 15% बच्चे ऐसे थे जो दोनों इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में 15% बच्चे थे. अब 49, ये सारे फेल की कहानी है. ये सारे बच्चे, ये जो बच्चे फेल हुए उनकी कहानी है. अब पास वालों की कहानी के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास पास इंग्लिश में 14% बच्चे फेल है, तो 51% पास है. पास बच्चे कितने हैं? 51%. 36% बच्चे अगर फेल है तो कितने? 64% बच्चे पास हैं. 64% बच्चे पास हैं. सबको समझ आया है? ठीक. और और क्या बोला गया उस पिछले वाले क्वेश्चन में? जस्ट अ मोमेंट. हाँ, तो यहाँ पर, हाँ, और हमने ये निकाला था कि 30% बच्चे ऐसे हैं, 30% बच्चे ऐसे हैं, ये बाहर वाला रीजन मैंने निकाला था. 30% बच्चे ऐसे हैं जो, नहीं नहीं, ये शायद मैं दूसरे क्वेश्चन पर आ गया हूँ बच्चों. हाँ, इस वाले पे. इसमें से मैंने क्या निकाला था? 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं. 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं. यानी कि अब वापस से मैं उसी स्लाइड की ओर ले चलता हूँ आपको. ओहो, गायब हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेते हैं. सो इंग्लिश में आपके पास 49% फेल है तो 51% पास है. मैथ्स में आपके पास 36% बच्चे अगर फेल हैं तो आपके पास 64% बच्चे पास हैं. यही कहना चाह रहे हैं आप? तो आप देखिए, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ्स है. ठीक है, मैथ्स में आपके पास ये वाला डेटा 51% है. और ये जो बीच वाला है, विच ये बीच वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें जिसमें आपके
दोनों बच्चे पास है, वो कितना है? 30%। तो ये रीजन आपका 30%। सो शैल आई से सिर्फ ओनली इंग्लिश वाला, ओनली दिस रीजन इज 51 माइनस 30, 21%। समझ आया कि सभी को? ये वाला रीजन आपका 21% क्यों बोल रहा हूं मैं? ओनली इंग्लिश वाला। ठीक है, चलिए। थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हो गई हम लोगों की, बट कोई बात नहीं, वर्थ इट है। अगर आप लोगों के मार्क्स अगर इससे अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो दिस इज 21%, यहां से निकला है। सो 21% ओनली इंग्लिश वाले हैं। और पूछा गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास इन ओनली इंग्लिश इज 630, तो ये इसकी वैल्यू 630 है। इसकी वैल्यू 630 है। यानी यहां से बोलूंगा कि 21%। तो 21% का मतलब क्या है? 21% ऑफ द टोटल। तो यानी यहाँ पर आप बोलेंगे कि 1%, यानी कि ये जो 21, आई एम टेकिंग दिस टू द डिनोमिनेटर, इज 630 अपॉन 21। 3 से कैंसिल हो गया। सो 1% की वैल्यू है 3 और एक जीरो। 1% इज गोइंग टू बी 30। दैट मीन्स व्हाट इज 1%? 1% इज 1% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इज 30। सो आपको यहाँ पर क्या निकाला? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सो टोटल नंबर आपको निकालने के लिए सिंपली 100% निकालना है। 100% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। सो यानी कि आप इस वन में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% इज गोइंग टू बी 30 इंटू 100, जिसको आप 3000 बोलते हैं। तो यानी कि इतने बच्चे आपके पास टोटल हैं। क्लियर हुआ है सभी को? ठीक है, चलिए। रिपीट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को और इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी। चलिए, now this one. Out of 11 students in class, 25 are studying commerce, 15 mathematics, and 13 physics. So now this time you have three subjects: commerce, maths, and physics. Venn diagram इसका कैसा बनेगा? Commerce, maths, and physics. Now, whenever you are seeing this type of Venn diagram, you should always to strive to figure out. Just a moment, people. You should always strive to figure out ये वाला डेटा अगर कहीं से मिल जाए तो काम आसान हो जाता है। फिर भी So, so out of 80 students in the class, 25 are studying commerce. So ये आपका commerce है जो कि 80 है. Then 15 studying mathematics. Maths वाले कितने? 15 है. 13 studying physics. Physics वाले 13 है. 3 are studying commerce and mathematics. So commerce और mathematics में अब अगर आप देखें, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। तो यहां पर ठीक है, ये वाला जो रीजन है बच्चों, वो आपको कितना बोल रखा है? 3 आर स्टडिंग कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स। कॉमर्स एंड मैथ्स में यही है, तो इसमें 3 आएगा। अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, मैंने क्यों छोड़ रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देन क्या बोला गया? 4 आर स्टडिंग, 4 आर स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स वाले कौन है? यानी कि ये वाला जो रीजन है, ऐसे 4 है। और लास्ट जो हमारे पास है, 2 आर स्टडिंग कॉमर्स एंड फिजिक्स। ऐसे 2 आर स्टडिंग कॉमर्स एंड फिजिक्स, यानी कि ये वाला जो रीजन है, ऐसे ये पूरा, ऐसे दो बच्चे। अब हमें क्या बोल दिया जाता है बच्चों आगे चल के? पहले मैं इस पोर्शन को हटा देता हूं, ठीक है। आगे हमको क्या बोल दिया जाता है? वन स्टूडेंट इज स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वन स्टूडेंट इज स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट। आई होप सभी को ये समझ आ रहा होगा दैट दिस वन स्टूडेंट इज स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट। अब बाकी को फिल करने हैं। अब देखो, ये वन आपका आ गया है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अब देखो बाकी का डेटा कितनी आसानी से फिल होगा। कहाँ गया? हाँ, 3 आर स्टडिंग कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स। तो देखो कॉमर्स मैथमेटिक्स वाला ये वाला रीजन है, तो यानी कि वन अगर यहाँ है तो ऑब्वियसली बात है ये टू होगा, ताकि ये टोटल थ्री बन जाए। उसके बाद 4 आर स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि ये वाला रीजन थ्री होगा, ठीक है। एंड 2 आर स्टडिंग कॉमर्स एंड फिजिक्स, तो ये यहाँ पर वन होगा। सबको समझ आया? ठीक है। नाउ ऑनलाइन पीपल, नाउ यू बीन टोल्ड, अब हमें क्या निकालना है?
अच्छा, आप चाहें तो ये वाला रीजन में निकाल सकते हो, ये वाला जो रीजन है जिसको मैं ओनली कॉमर्स बोलूंगा। ओनली कॉमर्स अगर इसको मैं बोलूं, ठीक है, तो इन्हें यहां पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इस 80 में से 80 इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर सर्कल, 80 में से ये 2 1 और 1 यानी कि 80 में से कितना हटा देंगे, 4 हटा देंगे तो ये 76 हो जाएगा। यहाँ पर 15 में से 3 और एक 4, दो 6 हटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 13 में से 4 हटा देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 76 है। हाँ, चलिए क्या बोला गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। अच्छा, 80 हमारे पास टोटल है, ठीक है, ये 25 है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो 25 में से ना ये एक्चुअल में यहाँ 80 नहीं आएगा, यहाँ 25 आएगा। 80 तो टोटल है। सो 25 में से आपके पास ये हट जाएगा दो और ये चार, ये 21 होगा यानी कि। चलिए, यानी कि पूरे एंट्रीज अपन ने भर ली। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, तो अब देख लेते हैं टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देखिए 21 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, प्लस 9 प्लस 9, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम एक सब्जेक्ट। 23, 24, 25, 28, then 37, 46. There are 46 students who are studying at least any of the subjects, at least any of the one subject. You have been told who are not studying any of the subjects. So I have total 80 students. 80 में से 46 को हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा 4, दिस इज गोइंग टू 7 7 4, 34 such students are there who are not studying any of the subjects। ठीक है, चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस। अब आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेन और बस यहाँ पर जो है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम, हाँ, तो यहाँ पर आप ट्रेन और बस ये आपके दो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये आपके दो अलग अलग वेन डायग्राम बन गए। देन कम्स द ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आइदर दे कैन गो बाय ट्रेन और बाय बस, तो इसलिए ये दोनों के साथ ओवरलैप कर जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये वाला रीजन किसी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है, तो भैया ट्रेन और बस के अलावा भी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो हो सकता है ये लोग किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से गए हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन को बिलोंग करते हो। सो यानी कि जनरल डायग्राम इसका यही बनेगा, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉफिट जो है उसके दो पार्ट होते हैं, वो होता है डिविडेंड और बोनस। क्या मतलब होता है दोनों का, आप लोगों ने सुना होगा कि दिवाली पे बोनस दिया है, आपके पापा या मम्मी को कभी सैलरी मिलती हुई तो दिवाली पे कभी बोनस मिला हो। दैट मीन्स जब कंपनी प्रॉफिट करती है, जब कोई गुडविल, मतलब कुछ अच्छी फीलिंग होती है उस समय, जब अच्छा त्योहार आता है, कुछ अच्छी चीजें हो रही होती है, उस केस में कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है कुछ तो भी बोनस प्रोवाइड करती है, कई बार गिफ्ट देती है, कई बार बोनस देती है, जब कंपनी अच्छा ग्रो कर रही थी कि हमारे एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर वो बोनस आपका कहलाता है। दैट मीन्स आप, कंपनी आपके प्रॉफिट जो है किसके, बोनस के फॉर्म में शेयर कर रही है अपने एम्प्लॉयज के साथ। देन कम्स द डिविडेंड। अब डिविडेंड किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाया, और स्टॉक में लेटेस्ट से मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, और मुझे 100 रुपए के बदले 110 रुपए मिल रहा है किसी कंपनी से। मैंने 100 रुपए उस कंपनी के शेयर खरीदे और उसके दाम आगे चल के 110 हो गए, यानी कि यहां पर आप जो डिफरेंस देख रहे हो 10 रुपए का, दिस इज सेट टू बी, जो कंपनी, ये जो 10 रुपए का जो मार्जिन आया, प्रॉफिट आया, इसी को आप डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका इसको आप डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सो यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक फुल सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अंदर आपके पास बोनस भी है और उसके अंदर आपके पास डिविडेंड भी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले पर आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड पंजाब। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मैं आपको 5 सेकंड, मतलब पॉज कर 5 सेकंड दूंगा,
मतलब आप लोग पॉज कर लीजिए तब तक और इस क्वेश्चन को खुद से वेन डायग्राम इसका बनाने की कोशिश करिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखते हैं इसका किस तरह से डायग्राम बनेगा। बहुत सारे बच्चे, पहले मैं बताता हूँ वो कैसे बनाते हैं। पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान, वो लोग ऐसा बनाते हैं। पंजाब, उसके बाहर इंडिया और ये पाकिस्तान। गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि भैया पंजाब जो है ना, वो इंडिया में ही नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका पाकिस्तान, एंड ये रहा आपका पंजाब। ठीक है, ये रहा आपका पंजाब, जो कि इंडिया में भी है और थोड़ा पाकिस्तान में भी है। सो दैट इज वाई इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूसीड और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगेन आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करने का यहाँ पर कहूंगा पहले, और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू काउंट up to 5 and then I will be showing you the telling you the solution. So 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, चलिए। Now the question reads that in 2001, 1 lakh people, that is 10% of the total population। अब पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाना है। दैट मीन्स दिस 1 lakh is 10% of the total population। So shall I say कि जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर आप बोल रहे हो कि 1 लाख जो है वो 10%, यानी कि आप बोल सकते हो 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, अगर वो 1 लाख है, तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स 100% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी सेड एज 100% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इसको 100% अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पर 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। दैट मीन्स 100% जो है ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो आपकी 10 लाख है। यानी कि आप यहां से ये बोल सकते हो बच्चों कि दैट इज द टोटल पॉपुलेशन इज 10 लाख, आउट ऑफ विच 10% इज 1 लाख। समझ आ गया आप? सो ऑफ अ यूज प्राइवेट व्हीकल, यानी कि आपके पास 1 लाख पीपल आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल। तो जो 1 लाख है, जो कि 10% है, वो प्राइवेट व्हीकल को यूज कर रहे हैं। एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 50% मतलब 10%, 10 लाख का, 10% नहीं, 10 लाख का हाफ, यानी कि 50%, यानी कि 10 लाख का हाफ, यानी कि 5 लाख, जो कि 50% है, दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यही हमको दिया गया है। इन 2001 देर वॉज अ decadal growth of 10%। now decadal growth of 10% means, decadal means in 10 years। decade मतलब 10 years। सो एक डिकेड में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? 10% बढ़ गई। मतलब आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है बच्चों, वो 10 लाख से बढ़कर अब 10 लाख का 10%, ठीक है, कितनी बढ़ी है? देर वॉज अ डिकेडल ग्रोथ ऑफ 10%। दैट मीन्स 10% आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई। यानी कि पहले आपकी पॉपुलेशन 10 लाख थी, पहले आपकी पॉपुलेशन जो 10 लाख थी, मैं यहां पर कर देता हूं 10 into 10 लाख इंटू 10%, सो 10/100, यानी कि ये हो जाएगी जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सो इट इज गोइंग टू बी 1 लाख। यानी कि योर पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 1 लाख। सो नाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी, नाउ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी 11 लाख। ठीक है, यानी कि आपकी जो अब टोटल पॉपुलेशन है, मैं ये सारी फिर चीजें हटा देता हूँ, मेरे काम के मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रही है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, या देख लेंगे अगर कुछ काम आएगा तो। सो क्या बोला गया है? आपकी जो न्यू पॉपुलेशन है, न्यू पॉपुलेशन जो है वो 11 लाख हो गई है। ठीक है, देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 10%। एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट 5 लाख पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि 11 लाख में से 5 लाख पीपल आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 2 लाख आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स, 2 लाख आर यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स।
ठीक है, विच ऑफ द चार्ट पार्ट डिपिक्ट्स दैट ट्रांसपोर्टेशन यूज ट्रांसपोर्टेशन मोड यूसेज इन 2001। चलिए, तो देखिए, 11 में से 5 लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 11 में से 2 लाख जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि बचे हुए जो है, यानी कि देखो तीन टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है, अदर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी कि जो बचे हुए 5 2 7 और 4 11, यानी कि 4 लाख जो है वो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो कौन सा पाइट चार्ट आपको का ये इस डेटा को करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि आपके पास देखिए, आउट, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए, आउट ऑफ 11 लाख 5 लाख आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 50%। अब देखो, ऑलमोस्ट 50% प्राइवेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां पर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहां पर 37% है, ये गलत हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं ऑलमोस्ट 50%, इट इज गोइंग टू बी 46% ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आपको अगर परसेंटेज में निकाला तो आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 45.45 या ऐसे ही कुछ तो भी आएगा, ठीक है, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट 64% है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 46% है और यहाँ पर एग्जैक्टली 50% है। देखो, एग्जैक्टली 50% भी नहीं बोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि 11 में से 5, 11 में से 5 नंबर है, ठीक है, 11 में से 5 नंबर है, 5.5 भी नहीं है, 5.5 होता तो मैं बोलता 50%, ये 5 है, 5.5 से थोड़ा छोटा है, 50% से थोड़ा कम होगा, दैट इज वाई बच्चों, ये भी गलत हो जाएगा और यही आपके पास बचेगा। आपने देखा, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। अब बाकी को भी देख सकते हो, ठीक है, प्राइवेट में 18%, तो हाँ, 2/11 की जो वैल्यू आएगी वो इंटू 100 करोगे तो ये ऑलमोस्ट 18% ही आएगी, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। और 4 बाय, जब आप 11 करोगे, 4/11 जब आप करोगे इंटू 100 करोगे तो ये 35 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। लुक एट दिस क्वेश्चन, इन अ स्कूल ऑफ 600 स्टूडेंट्स, अगेन एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को समय देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं ही स्क्रीन के बाहर हो गया हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर हो जाऊंगा कहाँ से आप लोगों को दिखेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अगेन 5 तक गिनूंगा और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ पहले। सो आई एम गोइंग टू काउंट 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। आई होप पॉज करके आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन के सामने आ जाता हूँ। अब क्या बोला गया, इन अ स्कूल ऑफ 600 स्टूडेंट्स 10% प्लेड फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर 10% बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों खेल रहे हैं, while 60 were engaged in other sport. Now this is 10% and this is not 60%. This is simply 60. Out of 660 students are engaged in other sports. समझ आ रहा है सबको? ठीक है? So 10% played football, hockey and cricket while 60 were engaged in other sports. Now 18% of the students played football while 90%, sorry, 18% यहाँ पर फिर 18% बोला है, of the students played football while 90 played cricket exclusively. इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, इसका सिंपली मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई से 90 played cricket exclusively, that means 90 people are playing only cricket, no other sport। इसका मतलब क्या है, इस एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या है, ओनली। ठीक है, ये इसका मतलब है यहां पर। सो 10% ऑफ द पीपल आर प्लेइंग फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। अब देखो, मैंने आपको अभी जो वेन डायग्राम बताया था उसमें मैंने बताया था कि जब भी तीन एंटिटीज दी हुई हो तो आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, बोले ऐसा बनता है, आपको याद होगा ये, और ऐसे ही आपका वेन डायग्राम दिख भी रहा है। अब आप देखो कहां पर जो बीच वाली वैल्यू है, मैं ना समझाने के लिए बीच वाली वैल्यू को क्यों बोल रहा हूं मैं, मैंने आपको क्या बताया था, जो अपन ने वो फिजिक्स कॉमर्स और मैथ्स वाला क्वेश्चन करा था, मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो रीजन है, जो सबसे बीच वाला रीजन है, इट रिप्रेजेंट्स दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। In this question, this middle region indicates those people who are playing all the three games. That means
मीन्स 10% ऑफ द पीपल प्लेड फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। दैट मीन्स 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है। बहुत बढ़िया, कोई भी ऑप्शन यहां से डिस्कार्ड नहीं हो रहा है। While 60 were engaged in other sports, that is, out of 600 people, 60 people were engaged in other sports. That means 60 upon 600, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 10% जाता है। दैट मीन्स 10% पीपल आर एंगेज्ड इन अदर स्पोर्ट्स। अदर स्पोर्ट्स मतलब जो तीनों सर्कल से बाहर होगा। तो देखो, ये रहा 10%, यहां आ रहा है, यहां भी 10% आ रहा है, यहां भी 10% आ रहा है, यहां भी 10% आ रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन पढ़कर भी अभी कुछ डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हो आप देख रहे हो मेरी अप्रोच यहाँ पर डिस्कार्ड करने वाली ही ज्यादा है। कुछ एग्जाम में आप इसी तरह से कर रहे होते हो। नाउ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेड फुटबॉल while 90 played cricket exclusively. Now 90 played cricket exclusively, यानी कि out of 600 people 90 are playing only cricket. यानी कि again I'm going to transform it into percentages, so it is going to be 15% are playing only cricket. Now only cricket मतलब ये रहा, this green region is only cricket, this region, so ये 15% है, ये भी 15% है, ये भी 15% है, बट यहाँ पर ये 14% है। ऑप्शन डी को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। I am reading the question at the same time I am also looking at the options so that I don't have to read the question twice. I don't have to waste my time in this. 18% of the students played football. Now 18% of the students. Now football अगर आप देखें तो football मतलब ये वाला ब्लू वाला रीजन है ना। हाँ, तो 18 तो खैर हर जगह आ रहा है। It's not going to help you much in discarding any other option. Fine. 60 students played both football and cricket. 60 स्टूडेंट्स प्लेड बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो फुटबॉल और क्रिकेट मतलब कौन से वाले रीजन की बात हो रही है बच्चों? ये वाले रीजन, मतलब फुटबॉल और क्रिकेट मतलब ये वाला रीजन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला रीजन हो गया, या फिर ये वाला हो गया, या फिर ये, या ये फुटबॉल और क्रिकेट। खैर ये तो डिस्कार्ड ही कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको रीजन समझ में आया होगा कि कौन से रीजन पर यहां पर बात हो रही है। चलिए, so you have been told 60 students played both football and cricket. That means again 15%, sorry 10%। 60 मतलब कितना, 600 का, अगर आउट ऑफ 600 60 पीपल आर देयर, दैट मीन्स वो 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो कि 10%, यू कैन ऑल्सो रीड इट दिस, 10% स्टूडेंट्स प्लेड बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, एंड 66 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी एक्सक्लूसिवली। दैट मीन्स ओनली हॉकी। 66 मतलब आउट ऑफ 600 पीपल, आप सभी लोगों को आई होप दिख रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा लिख देता हूँ। सो आउट ऑफ 600 पीपल, 66 आर प्लेइंग ओनली हॉकी। अब इंटू 100 करूंगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन परसेंटेज, दैट इज 11%। दैट मीन्स 11% पीपल आर प्लेइंग ओनली हॉकी। तो ये रहा 11% ओनली वाला, ये रहा 11% ओनली वाला, माई मिस्टेक। ठीक है, सो 11% ओनली वाला। तो ये नहीं, और जबकि यहां पर ये 12% है, ये भी डिस्कार्ड कर दिया, ये भी डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, 66 played hockey exclusively, and another 11% played both hockey and cricket. तो हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले अगेन आपके पास 11% है। अब देखो, आपने दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया है। हॉकी और क्रिकेट वाले मतलब आप ये वाले रीजन को देखेंगे। आई होप सबको समझ आ रहा होगा मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, हॉकी एंड क्रिकेट।
हॉकी एंड क्रिकेट। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 11% प्लेड बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। अब देखो यहाँ पर तो हॉकी और क्रिकेट वाले 10% ही है, जबकि यहाँ पर 11% है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द स्कूल, तो कौन सा ऑप्शन आपका स्कूल को रिप्रेजेंट करे। तो देखो, आई हैव read the question completely and I have solved the question as soon as I completed my reading। कुछ भी दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ यूसीड। यूसीड 23 का ही क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द वेन डायग्राम शोन बिलो। नाउ दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए, स्नैक, फूड और डोसा। फूड एक बड़ी कैटेगरी है, तो फूड के अंदर आपका स्नैक आ जाएगा, और स्नैक के अंदर कई लोग डोसा डाल सकते हैं, या हो सकता है कि डोसा को अलग कर दे कि नहीं ये स्नैक नहीं है, तो डोसा यहां भी आ सकता है। तो इसका डायग्राम मतलब या तो ऐसा बन सकता है, या फिर इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है कि फूड, स्नैक और डोसा। ठीक है, बट ये तो ऐसा है ही नहीं। इसको देखते हैं। फीमेल डॉक्टर मदर। नाउ a mother is always a female. This is mother, this is female, and doctor. Now there are some doctors who are mother as well as female। ठीक है, ऑब्वियसली फीमेल मदर्स मतलब बहुत ही वेग, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपके डॉक्टर्स हैं। कैन आई से सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखो, पैरेट, पेट, बर्ड। ठीक है, सो बर्ड के अंदर आएगा, ये आपका बर्ड है, बर्ड के अंदर आएगा पैरेट, बर्ड के अंदर आ जाएगा पैरेट। नाउ देर आर सम पीपल हु कंसिडर पैरेट टू बी अ पेट। कई लोग पालते हैं ना पैरेट को, तो पेट आपका यहां आ जाएगा, ये आपका पैरेट है। कैन आई से आपका ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। डिजाइनर, टीचर, पेंटर, तीनों ही अलग प्रोफेशन है। डिजाइनर अलग है, टीचर अलग है, पेंटर अलग है। हालांकि आप डिजाइनर और पेंटर को साथ में कभी रखो तो रख सकते हो, बट या तीनों को इंटरसेक्ट भी करा सकते हो आपस में, ऐसा भी हो सकता है कि कभी तीनों सेम प्रोफेशन, बट इन जनरल उनका डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं, मतलब मैं बहुत जनरल स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। सो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट इन दिस, ए और डी आपके गलत हो जाएंगे। समझ आया? चलिए देख लेते हैं अगला भी कोई क्वेश्चन है क्या। सो फाइनली दिस वाज दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वेन डायग्राम। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दिस इज अवर सोशल मीडिया प्रेजेंस। ठीक है, इफ यू विश टू यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और आप यू मस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, और टेलीग्राम को तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट योर डाउट्स आर क्लियर रेगुलरली। सारे फैकल्टीज आपके डाउट। कैन आई से सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसको देखो, पैरेट, पेट, बर्ड। ठीक है, सो कभी तीनों सेम प्रोफेशन, बट इन जनरल उनका डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा भी नहीं, मतलब मैं बहुत जनरल स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। सो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट इन दिस, ए और डी आपके गलत हो जाएंगे। समझ आया?
चलिए देख लेते हैं अगला भी कोई क्वेश्चन है क्या।